1822 to 1895. He said that life originate from pre-existing living material even small organism like bacteria, algae, fungi, protists, also need pre-existing life or spores for लुईस पैस्चर ने ये कहा कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल से आती है। रेडी ने भी यही कहा कि प्री एग्जिस्टिंग एग से लाइफ आती है, यानी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मटेरियल से लाइफ आ रही है। और जो दूसरे स्पेरेंट्स थे उन्होंने भी यही कहा कि प्रिमिटिव लाइफ प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल से आती है, लेकिन वो जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। लेकिन लुईस पैस्चर ने क्या कहा कि जितने भी माइक्रोब्स है, जितने भी बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, छोटे से छोटा एलिमेंट्स है, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए भी प्रिमिटिव लाइफ का होना जरूरी है। यानी अगर प्रिमिटिव लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के स्पोर्स अगर वहां पे ओरिजिनेट होंगे या वहां पे होंगे तो वहां पे वो स्पीसीज डेवलप हो सकती है, अदरवाइज वो स्पीसीज डेवलप नहीं हो सकती। या हम एक काम करें कि वहां पे उस स्पीसीज के स्पोर्स ले जाके रख दे तो वो स्पीसीज वहां पे ओरिजिनेट हो जाएगी। यानी किसी भी लाइफ की ओरिजिन के लिए प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का होना बहुत जरूरी है। ये लुईस पैस्चर ने कहा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। He took a sterilized flask and killed yeast. He heat it and observed a result. उसने क्या किया, स्टेरिलाइज फ्लास्क लिया और इसमें क्या है, किल्ड यीस्ट, और उसको गर्म किया। उसके बाद में उन्होंने इसका जो नेक है फ्लास्क का वो एस शेप में कन्वर्ट कर दिया
he converted flask neck into S shape. No infection and no life. ठीक है, तो उनको इसमें ना तो कोई इन्फेक्शन दिखा माइक्रोब्स का, ना ही कोई लाइफ दिखी, नो इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब्स. इन्होंने सेकेंड फ्लास्क लिया, फ्लास्क विथ किल्ड ईस्ट, इसको भी उन्होंने एस शेप किया. तो क्या देखा इन्होंने, जब इन्होंने दूसरे फ्लास्क को लेकर वही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, तो उन्होंने उसकी जो एस नेक थी उसके अंदर उन्होंने माइक्रोब्स का इन्फेक्शन देखा जब एयर से एक्सपोज किया. तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि ये जो था वो प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क नहीं था, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ माइक्रोब्स के स्पोर्स या कोई ना कोई लाइफ प्रेजेंट थी, जिसको अगर हमने एयर दी तो वो उसका रिप्रोडक्शन होना शुरू हुआ, और जो दूसरे माइक्रोब्स थे उन्होंने भी इस फ्लास्क के अंदर इन्फेक्शन करना शुरू किया. ठीक है, तो इस तरीके से लुईस पाश्चर, रेडी और सिस्पेरन ने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को नकार दिया कि नहीं, जो प्री लिविंग मटेरियल है उससे लाइफ आती है बजाय उसके नॉन लिविंग मटेरियल के. ठीक है, अब अपन थर्ड थ्योरी पढ़ेंगे. थ्योरी का नाम है कैटाट्रॉफिज्म. कैटाट्रॉफिज्म का मतलब क्या है कि जो लाइफ गॉड ने बनाई थी, ये किसको सपोर्ट करती है? स्पेशल क्रिएशन को. जो लाइफ गॉड ने बनाई थी वो लाइफ किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा या कैटाट्रॉफ्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ. ठीक है, तो ये क्या कहती है थ्योरी? पहली थ्योरी हमारी कहती थी कि जो भी लाइफ है वो सब गॉड ने बनाई है. दूसरी थ्योरी कहती है कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से आई है. तीसरी थ्योरी ये कहती है कि जो लाइफ गॉड ने बनाई वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन वापस नई लाइफ का ओरिजिन हुआ. ठीक है, इट सपोर्ट टू स्पेशल क्रिएशन this theory given by George Cuvier and
or be very, and they said that life created by God undergoes two catastrophes. Any environmental change can destroy life forms. यानी जो लाइफ प्रिमिटिव लाइफ थी वो कैटास्ट्रॉफ्स के अंदर गई, यानी किसी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से उनका डिस्ट्रॉफिकेशन हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गई, एंड द न्यू लाइफ originate according to environmental change. और जो नई लाइफ बनी वो जो प्रिमिटिव लाइफ थी उससे एडवांस थी, वो एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग बनी. दे आर different from pre-existing life. ठीक है, लेकिन इस थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं पाया गया, इस थ्योरी का कोई ब्रेकडाउन नहीं पाया गया, इसीलिए ये थ्योरी एक तरीके से थ्योरी बनके रह गई. इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, बस ये मान लिया गया कि हाँ एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज में भी चेंजेस आते रहते हैं. नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे हम उसको हम कहेंगे इंटरप्लेनेटरी या स्पोर थ्योरी या पैनस्पर्मिया. इसका मतलब ये है कि जो स्पोर्स है, जो लाइफ है, उसके स्पोर्स कहां से आए हैं? किसी दूसरे प्लेनेट से हमारी अर्थ पे आए हैं. मे बी वो कॉस्मिक रेज के द्वारा आए हो या स्पेस से आए हो या किसी और जगह से आए हो, लेकिन अर्थ पे लाइफ के लिए कहीं दूसरी जगह से स्पोर्स आए और उनसे लाइफ बनी. लेकिन उसका भी कोई एविडेंस नहीं मिला कि कब कहीं से स्पोर्स आए, कैसे स्पोर्स आए, किस तरीके से आए. जैसे कि अपन देखते हैं साइंटिस्ट ये खोज कर रहे हैं कि है ना चंद्रमा पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं, मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं, दूसरी जगह पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं. लेकिन आंसर क्या है कि अगर वहां पे लाइफ पॉसिबल है तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए जब तक कि हम पूरा मटेरियल वहां पे लेके जाए, या वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई ना कोई अगर लाइफ पॉसिबल है तो सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड माइक्रोब्स के लिए. लेकिन जो वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ पॉसिबल है वो कहां पे है? ओनली अर्थ पे. तो उस थ्योरी को भी एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया. फोर्थ जो थ्योरी है उसको हम कहेंगे स्पोर थ्योरी, कॉस्मोजॉइक थ्योरी, पैनस्पर्मिया या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी. ये सब अल्टरनेटिव नाम है इस थ्योरी के. और ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है
कि जो एविडेंस ऑफ लाइफ है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो कहां से आया? किसी दूसरे प्लेनेट के स्पोर्स की वजह से आया। दूसरे प्लेनेट के स्पोर्स हमारी अर्थ पे आए और उसकी वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ। Riches believe that some cosmozoic spores from space are came down to Earth and life start to Earth. Means he believed that pre-existing spores came from another place to Earth। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो भी स्पोर्स है या जो भी लाइफ फॉर्म्स है वो किसी और जगह से आई है। जैसे हम कहते हैं ना माइग्रेशन, बर्ड्स माइग्रेशन क्या होता है कि जब साइबेरिया ग्रेन जब विंटर्स होती है तो वो कुछ टाइम के लिए साइबेरिया से राजस्थान की तरफ माइग्रेट करती है, तो वो क्या कहलाता है? माइग्रेशन। उसी तरीके की ये थ्योरी है कि स्पोर्स ने भी किसी दूसरे प्लेनेट से हमारी अर्थ की तरफ माइग्रेशन किया है और अर्थ पर लाइफ का स्टार्टिंग हुआ है। तो ये क्या कहलाती है? कॉस्मोजॉइक थ्योरी, पैनस्पर्मिया, स्पोर थ्योरी या इंटरप्लेनेटरी। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ थ्योरी। फिफ्थ थ्योरी का मतलब क्या है? फिफ्थ थ्योरी का मतलब है इंटरनिटी ऑफ द लाइफ। इंटरनिटी यानी स्टडी ऑफ द लाइफ, स्टडी रेडी लाइफ। जैसा कि हम ये कहा था स्पेशल क्रिएशन में कि जो लाइफ है वो स्टार्टिंग से वैसे ही बनी है जैसे कि आज है, उसमें डाइवर्सिटी शुरू से वैसे ही है जैसे कि आज है। तो ये थ्योरी उसी को सपोर्ट करती है कि जो लाइफ है वो शुरू से लेकर आज तक वैसी ही बनी है और इन फ्यूचर भी वो उसी तरीके से बनी रहेगी। उसमें जो डाइवर्सिटी है वो फ्यूचर में भी उसी तरीके से मेंटेन रहेगी, कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगी, उसको किसी ने भी क्रिएट नहीं किया। और ये थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ का भी ओरिजिन नहीं हुआ, अर्थ भी शुरू से लेकर आज तक वैसी ही है जैसे कि आज है। यानी ये थ्योरी जो प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो रिड्यूसिंग अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो सोलर लाइट बनी, जो वाटर बना, उन सब थ्योरीज को इग्नोर करती है और ये कहती है कि लाइफ और अर्थ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ऐसी ही रहेगी जैसे कि अभी दिख रही है। वो पास्ट में भी वैसी ही थी, प्रेजेंट में भी ऐसी है और फ्यूचर में भी वैसी ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इंटरनिटी ऑफ लाइफ और स्टडी स्टेट of life it means life is remain in same form when it exists
in past earth originate life in life itself, no change in the form of life. मतलब लाइफ की फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आया, लाइफ रिमेन एज सच सेम फॉर्म में रहेगी। और जब वो एग्जिस्ट हुई थी इन पास्ट, अर्थ ने उसको ऑटोमेटिकली ओरिजिनेट किया था, अपने आप ओरिजिन हुआ था उसका, और वो जिस फॉर्म में ओरिजिनेट हुई थी उसी फॉर्म में आज भी सरवाइव कर रही है। मीन्स ये कह रहा है अर्थ लाइफ डाइवर्सिटी सेम फॉर्म forever. They have no change, no earth origin. Earth is same from its existence. मतलब ये कहता है कि अर्थ भी वैसी ही थी जैसे कि आज है उसके एग्जिस्टेंस से। जैसे कि हम कहते हैं कि अर्थ की एज जो है 40,000 ईयर्स एगो, यानी 40,000 ईयर्स एगो में भी अर्थ सेम थी जैसे कि आज है। अर्थ वॉज सेम एज टूडे एंड पास्ट लाइफ फॉर्म was also same in form of today existence, and they will remain same. They will remain same for future and forever. मतलब ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि ये स्टेबल थ्योरी है, यानी जो लाइफ फॉर्म्स थी, जो ऑरिजन्स थे, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो अर्थ है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज नहीं हुई है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जैसी अर्थ बनी थी वैसी अर्थ आज भी है, जैसी लाइफ उस टाइम थी वैसी ही लाइफ आज भी है, और ये सालों साल इसी तरीके से चलती रहेगी। इसमें फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जो डाइवर्सिटी मेंटेन है वही की वही डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। इस थ्योरी को भी इग्नोर कर दिया गया क्योंकि ये थ्योरी भी इंटरप्लेनेटरी की तरह कोई एविडेंस नहीं देती है कि लाइफ के स्पोर्ट्स कैसे आए, लाइफ ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। लास्ट जो थ्योरी है सिक्स्थ थ्योरी, इसको सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सजेस्ट करती है कि जो लाइफ का स्टार्टिंग मटेरियल बना, जो स्टार्टिंग लाइफ बनी वो एबायोजेनेसिस से बनी, यानी नॉन लिविंग मटेरियल से बनी, और उसके बाद में वो लिविंग मटेरियल से बनी। कहने का मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट था उससे इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बना, ऑर्गेनिक मटेरियल से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल्स बने, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सब चीजें बनी,
और इनके बनने के बाद में ये चीजें एक सेल में ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई, इससे यूनिसेलुलर बना, उसके बाद में उसके रिप्रोडक्शन से और ज्यादा यूनिसेलुलर बने, फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस आके मल्टीसेलुलर बनने शुरू हुए, फिर वर्टिब्रेट्स बने, इनवर्टिब्रेट्स बने, इनवर्टिब्रेट्स में चेंज आने से वर्टिब्रेट्स बने, एम्फीबिया बने, रेप्टाइल्स बने, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में कुछ चेंज आने की वजह से और कोई स्पीसीज बनी, बर्ड्स बने, इंसेक्ट्स बने, और भी रेप्टाइल्स बने, एम्फीबिया बने, मैमल्स बने, डायनासोर्स बने, बर्ड्स बने, इस तरीके से हिपोपोटामस बना, मैमल्स बने, चिंपांजी, गोरिल्ला बने। तो इस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी, केमिकल थ्योरी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी और ऑपरेंट एंड हेल्डन थ्योरी। इसको मॉडर्न थ्योरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव नाम क्या है? केमिकल थ्योरी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, ऑपरेंट एंड हेल्डन थ्योरी। इन्होंने क्या बिलीव किया, जैसे कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी है, लेकिन लुईस पास्चर ने क्या कहा, रेड्डी ने क्या कहा कि नहीं, नॉन लिविंग से नहीं बनी, वो लिविंग से मटेरियल से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग के मटेरियल से बनी। फिर क्या हुआ कि जो चार्ल्स डार्विन था उसने एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड को, उस लेटर में उसने लिखा कि हम एक पॉन्ड को लेते हैं, उस पॉन्ड का गर्म वाटर देखते हैं, गर्म वाटर कहां से होता है? सोलर एनर्जी की वजह से। पॉन्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रिमिटिव इन्वायरमेंट जो था उसका वो तो रिड्यूसिंग था, उसमें हाइड्रोजन और ये प्रेजेंट थे, लेकिन अब रेन्स भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तो उस वाटर के अंदर अमोनिया, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक सेल्स के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, इनसे लाइफ का ओरिजिन होता है, इसको हम केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ। चार्ल्स डार्विन ने ये एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखा, और फिर ओपेरॉन और हेल्डन ने इस थ्योरी पे वर्क करना शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो स्टार्टिंग लाइफ है वो एबायोजेनेसिस से होती है, फर्दर इट अंडरगोज टू बायोजेनेसिस, यानी स्टार्टिंग नॉन लिविंग से ओरिजिनेट होती है, लेकिन बाद में ये रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, मतलब ये कि स्टार्टिंग में एक बैक्टीरिया बन गया, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, बाद में अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए वो रिप्रोड्यूस करेगा, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स भी एक प्लांट है, उससे दूसरे प्लांट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, कोई सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ह्यूमंस का भी ऐसी होता है, मैमल्स का भी ऐसी होता है। तो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो नॉन लिविंग से हुआ, लेकिन फर्दर ये जो गई कहां पे गई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गई, बायोजेनेसिस के अंदर गई, सेल डिवीजन के अंदर गई, वो सेल्स डिवाइड होती गई, उनमें चेंजेस आते गए और लाइफ की डाइवर्सिटी बनती गई। वो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग की जो लाइफ का ओरिजिन था वो ऐसा नहीं था कि उस पर लाइफ एकदम से ओरिजिनेट हो जाए, वो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, उस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को चेंज किया गया, उसकी कंडीशंस चेंज की गई, उसका एनवायरमेंटल चेंज हुआ, तब जाके लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो जो मेन थ्योरी मानी जाती है वो ये मानी जाती है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी वगैरह की जितनी भी थ्योरीज थी वो सब स्टार्टिंग की थ्योरीज थी। पर कुछ साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते कि स्पॉन्टेनियस हुआ, कुछ साइंटिस्ट इसको बिलीव करते कि मॉडर्न थ्योरीज के द्वारा हुआ। They believed that life
originated from pre-existing non-living matter means abiogenesis, then it undergoes for बायोजेनेसिस यानी रिप्रोडक्शन। नॉन लिविंग मटेरियल undergoes chemical reactions and form organic molecules मोनोमर्स। मोनोमर्स पे कौन कौन से? शुगर्स के मोनोमर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आरएनए, डीएनए, डेड पॉलीमर्स are essential for origin of life। मतलब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो प्रिमिटिव लाइफ है वो एबायोजेनेसिस से आती है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मटेरियल यानी स्पॉन्टेनियस थ्योरी को सर्कुलेट कर रही है। साथ में किसको फेवर कर रही है? लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को भी फेवर कर रहे हैं कि जो प्रिमिटिव लाइफ एबायोजेनेसिस होने के बाद में वो प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल, क्योंकि अगर लाइफ बन गई, एक बार अगर स्पोर्स बन गया, बैक्टीरिया बन गया या कोई स्पेसीज बन गई, तो उसके बाद में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन कौन कर रही है? प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ रिप्रोडक्शन कर रही है। तो फिर वो बायोजेनेसिस के बाद में कहा जाती है बायोजेनेसिस के करती है यानी रिप्रोडक्शन करती है। तो ये थ्योरी स्पॉन्टेनियस प्लस लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट दोनों को कंबाइन करती है और ये कहती है कि जो लाइफ है वो केमिकल इवोल्यूशन के से ओरिजिनेट हुई है, उसके बाद में उसमें रिप्रोडक्शन होना शुरू हुआ। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है? जो एटम्स है, जो एलिमेंट्स है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो पॉलीमर्स है, जो मोनोमर्स है, जो लाइफ के लिए इसेंशियल है, उन सबका बनना और उससे उनका एक सेल के अंदर न्यूक्लिएट होना। जैसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स, वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं यानी सिंगल सेल होती है, उसके अंदर ये प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म सब कुछ पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, अलग अलग न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एक ही सेल के अंदर पूरी लाइफ है। तो वो स्टार्टिंग ऑफ लाइफ थी कि इन सब मॉलिक्यूल्स से एक सेल बनी, उस सेल के अंदर उसने लिविंग फंक्शन करना शुरू किया, उसको हमने प्रोकैरियोटिक कर दिया। उसके बाद में यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बने और उसमें वेरिएशन आते गए, डाइवर्सिटी मेंटेन होती गई और लाइफ की अलग अलग स्पेसीज बनती गई। एविडेंस क्या है इसके? पहला, प्रिमिटिव अर्थ was reducing atmosphere। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ
हाइड्रोजन, हीलियम, NH3, CH4 and water vapors. No free oxygen. दूसरा एविडेंस क्या है? अर्थ environment was not same as today. तीसरा एविडेंस क्या है? स्पॉन्टेनियस थ्योरी is not possible in today's environmental conditions. इसका फोर्थ एविडेंस क्या है? सेकेंडरी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज माइल्ड रिड्यूसिंग. मीन्स वो रिड्यूसिंग तो था लेकिन थोड़ा सा कम रिड्यूसिंग था. मतलब इन सारी गैसेस के साथ साथ वहां पे कुछ और भी प्रेजेंट था, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, सल्फर ऑक्साइड प्रेजेंट था, नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट थी. मीन्स प्रेजेंस ऑफ CO, CO2, NO2, SO2, oxide and free oxygen with primitive environment. ठीक है, प्रिमिटिव इन्वायरमेंट के साथ, प्रिमिटिव इन्वायरमेंट का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इनके साथ साथ क्या था? ऑक्साइड भी प्रेजेंट थे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट थे. उसके बाद में क्या हुआ कि इन मॉलिक्यूल्स ने क्या करना शुरू किया? आपस में कंबाइन होना शुरू किया, केमिकल इवोल्यूशन स्टार्ट किया. फोर्थ, heavy rainfall, there is a presence of water on earth. Fifth, inorganic elements, atoms, molecules goes for chemical evolution and reaction for formation of organic molecules, polymers, जैसे
H प्रेजेंट था, C डबल बॉन्ड O, CO2, H2O, NH3, etc. Phosphate, sugar, नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसका जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था उसमें कुछ चेंजेस आए, उसको सेकेंडरी एनवायरनमेंट बोला गया। उसके बाद में वाटर्स बना, रिवर्स, लेक्स वगैरह बनी। उसके बाद में जो वहां पे इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट था उससे आपस में एटम्स ने बाइंड करना शुरू किया और दूसरे मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हुए और केमिकल इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। फिर केमिकल इवोल्यूशन की वजह से लाइफ बनी। स्टार्टिंग वो केमिकली नॉन लिविंग मटेरियल से बन रही थी, इसीलिए उसको एबायोजेनेसिस कहा गया। और फिर एक बार स्पोर्स बनने के बाद में या एक बार स्पीसीज का ओरिजिन होने के बाद में उसमें रिप्रोडक्शन होना शुरू हुआ, जिसको बायोजेनेसिस के नाम से जाना गया। ये हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।